हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी डिजिटल जीके स्टडी। आज हम इस वीडियो में राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कर्तव्यों के बारे में बात करेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। पार्ट 2 में जानेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कर्तव्य। राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां एवं किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित हैं। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ एवं आपातकालीन शक्तियाँ आदि होती हैं। राष्ट्रपति के पास निम्न शक्तियाँ होती हैं। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ एवं कार्य। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। वह ऐसे नियम बना सकता है ताकि उसके नाम पर दिए जाने वाले आदेश और अनुदेश वैध हों। वह ऐसे नियम बना सकता है जिसमें केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके तथा मंत्रियों को उक्त कार्य सहजता से वितरित हो सके। वह प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा वे सभी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत कार्य करते हैं। राष्ट्रपति महान्यायवादी, महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्यों के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, अन्य पिछड़ा वर्गों की नियुक्ति। वह केंद्र के प्रशासनिक कार्य और विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो किंतु पूरी मंत्रिपरिषद ने इसका अनुमोदन न किया हो। वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभालता है। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित कर सकता है। उससे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। वह संसद की बैठक बुला सकता है तथा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है और लोकसभा को विघटित कर सकता है। वह संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। प्रत्येक चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। वह संसद के अलावा किसी विधेयक या अन्य किसी संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो वह लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। इसी प्रकार यदि राज्यसभा के सभापति व उपसभापति दोनों का पद रिक्त हो तो वह राज्यसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। वह साहित्य, विज्ञान, कला व समाज से जुड़े अथवा अन्य जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। पहले आंग्ल भारतीय समुदाय में से 2 सदस्यों को 2020 से पहले लोकसभा में नामित किया होते थे, किंतु अब 2019 के 104वें संशोधन अधिनियम से इस प्रावधान को समाप्त कर दिया है। वह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की अर्हता के प्रश्न पर निर्णय करता है। संसद में कुछ प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए उनकी पूर्व सिफारिश या अनुमति की आवश्यकता होती है। भारत की संचिह्न से व्यय करने वाला विधेयक, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या नए प्रकार के संविधान के निर्माण के लिए विधेयक, धन विधेयक जो लागू करते या किसी कर या शुल्क में परिवर्तित करता है जिसमें राज्य रुचि रखते हैं। एक विधेयक जो भारतीय आयकर से संबंधित अधिनियमों के प्रयोजन के लिए परिभाषित राष्ट्रीय आय व्यक्ति के अर्थ को बदलता है। एक विधेयक जो उन सिद्धांतों को प्रभावित करता है जिनके आधार पर राज्यों की राशि वितरित की जा सकती है या हो सकती है। एक विधेयक जो केंद्र के उद्देश्य के लिए किसी निर्दिष्ट कर या शुल्क पर कोई अधिभार लगाता है।
संसद द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति। संसद के 17 वर्षों की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग व अन्य आयोगों की रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करना व अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव में शांति, विकास व सुशासन के लिए विनियम बना सकता है। पांडिचेरी के लिए भी नियम बना सकता है, परंतु केवल जब वहाँ की विधानसभा निलंबित हो या विघटित अवस्था में हो। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। वार्षिक वित्तीय विवरण को केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है। अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। वह भारत की आकस्मिक निधि से इसे अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। वह राज्य एवं केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तर्क पर सलाह ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की शर्त। अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ। अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं ताकि इनके लिए संसद के अनुमोदन अनिवार्य है। यह अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और कूटनीतिज्ञ जैसे राजदूत उच्चायुक्तों को भेजता है, उनका स्वागत करता है। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ। वह भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। इस संबंध में वह थल सेना, जल सेना, वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। वह युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा करता है, किंतु यह संसद की अनुमति के अनुसार होता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। पहला राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 व अनुच्छेद 365। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। वित्तीय संकट में यह आपातकाल लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। राष्ट्रपति शासन बहुत बार लगाया जा चुका है। किसी संवैधानिक तंत्र की विफलता या राज्य केंद्र के निर्देशों को मानने के लिए नहीं मानता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल किसी युद्ध के चलते लगाया जाता है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बन पाता है जब राष्ट्रपति उसे अपने सहमति देता है। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत 1(1) वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, अथवा वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, अथवा वह विधेयक यदि धन विधेयक नहीं है तो संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। इस प्रकार राष्ट्रपति के पास निम्न 4 प्रकार की वीटो शक्ति होती है। पहला है आंतरिक वीटो। आंतरिक वीटो विधायिका द्वारा पारित विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखना। निलंबनकारी वीटो, जो विधायिका द्वारा उच्च बहुमत से निरस्त किया जा सके। निलंबनकारी वीटो, जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त किया जा सके। पॉकेट वीटो, विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय न करना। भारत के राष्ट्रपति के पास केवल 3 ही वीटो शक्तियाँ हैं: आंतरिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। विश्लेषित वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। इसका प्रयोग अमेरिका में होता है। अमेरिका राष्ट्रपति विश्लेषित वीटो का प्रयोग करते हैं। राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति।
राज्य विधायिकाओं के संबंध में राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियाँ हैं। राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बन पाता है जब राज्यपाल या राष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति के विचारार्थ लाया गया हो, उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है। जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राज्यपाल के विचारार्थ उसकी स्वीकृति के लिए लाया जाता है तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत उसके पास 4 विकल्प होते हैं। पहला है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, अथवा विधेयक पर अपना स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, अथवा वह विधेयक धन्य विधेयक न हो तो राज्य विधेयकों के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। वह विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष विचाराधीन आरक्षित कर सकता है। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा पारित राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। अनुच्छेद 301 के अंतर्गत पहला है, वह विधेयक पर अपना स्वीकृति दे सकता है, अथवा वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, अथवा वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु लौटा दे। यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना अथवा किसी संशोधन करके पुनः विधेयक पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति संबंध पर अपना समय देने के लिए बाध्य नहीं है। इसका अर्थ यह है कि राज्य विधायिका राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को निरस्त नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त संविधान में यह भी समय सीमा तय नहीं की गई कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे विधेयक पर सहमति कब तक अपना निर्णय दे। इस प्रकार राष्ट्रपति राज्य विधेयकों के संबंध में भी सॉफ्टवेयर वीटो का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 130 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के 17 वर्षों की अवधि में संसद अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अध्यादेशों का प्रभाव और शक्तियाँ संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही होती है, परंतु ये प्रकृति से अल्पकालीन होती हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के साथ सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। यह उस शक्ति से अप्रत्याशित अथवा निपटने हेतु, परंतु इसका प्रयोग निम्नलिखित 4 सीमाएं हैं। वह अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों या दोनों सदन में किसी भी एक सदन का सत्र न चल रहा हो। अध्यादेश उस समय भी जारी कर सकता है जब संसद में केवल एक सदन का सत्र चल रहा हो, क्योंकि विधेयक के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो तो उस समय अध्यादेश जारी करना अमान्य है। इस प्रकार राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधेयिका की समांतर शक्ति नहीं है। कोई अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब इस बात से संतुष्ट हो कि मौजूदा परिस्थिति ऐसी है कि उसके लिए तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है। सभी मामलों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति केवल समय अवधि को छोड़कर संसद की कानून बनाने की शक्तियों के समविस्तीर्ण है। इसकी 2 इच्छाएं। पहला है, अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। अध्यादेश पर वही संवैधानिक सीमाएं होती है जो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की होती है। अतः अध्यादेश किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन, लघुकरण अथवा उसे छीन नहीं सकता। संसद 17 वर्षों की अवधि में जारी किए गए प्रत्येक अध्यादेश संसद की पुनः बैठक पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि संसद के दोनों सदन उस अध्यादेश को पारित कर देती है तो वह कानून का रूप धारण कर लेता है। यदि इस पर संसद कोई कार्यवाही नहीं करती है तो संसद की दोबारा बैठक के 6 हफ्ते के पश्चात यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। यदि संसद के दोनों सदन इसका निरामोदन कर दे तो यह निर्धारित 6 सप्ताह की अवधि से पहले भी समाप्त हो सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों को अलग अलग तिथि में पुनः बैठक के लिए बुलाया जाता है तो ये 6 सप्ताह बाद वाली बैठक की तिथि से गिने जाएंगे। राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसके कार्य व स्वतंत्रता का अंग नहीं है और वह किसी भी अध्यादेश को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सलाह पर ही जारी कर सकता है तो वह वापस ले सकता है। किसी एक विधेयक की भांति एक अध्यादेश भी पूर्ववर्ती हो सकता है, अर्थात इसे पिछली तिथि से प्रभावित किया जा सकता है।
यह संसद के किसी भी कार्य अथवा अध्यादेश को संशोधित अथवा निरसित कर सकता है। यह किसी कर विधि को परिवर्तित अथवा संशोधित कर सकता है। हालांकि संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश देने की शक्ति अनोखी तथा अधिकांश लोकसभा के नियमों के अनुसार होती है। जब विधेयक किसी अध्यादेश का स्थान लेने के लिए संसद में प्रस्तुत किया जाता है, उस समय अध्यादेश जारी करने का कारण परिस्थितियों को भी संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अध्यादेशों का पुनः प्रकाशन करना संविधान का उल्लंघन है तथा इस प्रकार के पुनः प्रकाशन अध्यादेश रद्द होने चाहिए। यह कहा गया कि अध्यादेश द्वारा विधि बनाने की वैकल्पिक हेतु राज्य विधायिका की विधायी शक्ति का विकल्प नहीं बनाना चाहिए। राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्ति संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है जो निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिए दोषित करार दिया हुआ संघीय न्यायालय के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में, यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो। राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करके किसी न्यायालय की तरह पेश नहीं आता। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति दो रूप हैं। पहला है विधि के प्रयोग में होने वाली न्यायिक गलती को सुधारने के लिए। दूसरा, यदि किसी दंड का स्वरूप अधिक कड़ा समझता है तो उसका बचाव प्रदान करने के लिए। राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्ति में निम्नलिखित बातें सम्मिलित होती हैं। पहला है क्षमा। इसका अर्थ है इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी की सभी दंडादेश और निहत्ताओं को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। दूसरा है लघुकरण। इसका अर्थ यह है कि संसद के स्वरूप को बदलकर कम करना। उदाहरणतः यदि मृत्युदंड लघुकरण कर कठोर कारावास में परिवर्तित करना, जिसे साधारण कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है। परिहार। इसका अर्थ है दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। उदाहरण के लिए 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार करना। अगला है विराम। इसका अर्थ है कि किसी दोषी को मूल रूप में दी गई सजा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता, महिलाओं की गर्भावस्था की अवधि के कारण। अगला है प्रविलंबन। इसका अर्थ यह है कि किसी दंड, विशेषकर मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगाना। इसका उद्देश्य किसी दोषी व्यक्ति का क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप को परिवर्तन की याचना करने के लिए समय देना। संसद के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल भी क्षमा दान की शक्तियाँ रखता है, अतः राज्यपाल को भी किसी दंड को क्षमा कर सकता है, अस्थायी रूप से रोक सकता है, सजा को कम या सजा की अवधि को कम कर सकता है। वह किसी विधि के विरुद्ध अपराध में दोषी व्यक्ति की सजा को निलंबित कर सकता है, दंड का स्वरूप बदल सकता है और दंड की अवधि को कम करता है। निम्नलिखित 2 परिस्थितियों में राज्यपाल की क्षमा दान शक्तियाँ राष्ट्रपति से भिन्न है। राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है, परंतु राज्यपाल नहीं। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, परंतु राज्यपाल नहीं कर सकता। राज्य विधि द्वारा मृत्युदंड की सजा को क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति में नहीं है, न कि राज्यपाल में। हालांकि राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित, दंड का स्वरूप परिवर्तित, दंडावधि को कम कर सकता है। दूसरे शब्दों में मृत्यु के निलंबन, दंडावधि कम, दंड का स्वरूप बदलने के संबंध में राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियाँ समान हैं। केहर सिंह केस 1988 में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्ति में अध्ययन करने में 2 सिद्धांत बनाए हैं। पहला है दया की याचना करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति साक्ष्य का पुनः अध्ययन कर सकता है और उसका विचार न्यायालय से भिन्न हो सकता है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर करेगा। राष्ट्रपति को अपने इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई भी दिशा निर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति की इस शक्ति पर कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, सिवाय वहाँ राष्ट्रपति को न्याय से अच्छा, विवेक रहित
दुर्भावनापूर्ण अथवा भेदभावपूर्ण हो। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। संविधान में सरकार का स्वरूप संसदीय है और राष्ट्रपति केवल कार्यकारी प्रधान होता है, जबकि मुख्य शक्तियाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित हैं। शब्दों में राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सलाह एवं सहायता से करता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति को निम्न प्रकार से बताया है। भारतीय संविधान में भारतीय संघ के कार्यकलापों का एक प्रमुख होगा, जिसे संघ का राष्ट्रपति कहा जाएगा। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति समझने के लिए विशेष रूप से अनुच्छेद 73, 74 और 75 के प्रावधानों को संदर्भ में लिया गया। पहला अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इस प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। उस संविधान के अनुसार अपने कार्य व कर्तव्यों का उनकी सलाह पर निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 74, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं होगी। अनुच्छेद 75, यह संविधान